हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 2 बहुपद। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो बिना देरी के आज शुरू करते हैं अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, बीज गणित के अंतर्गत राशियां दो प्रकार की होती है। पहली राशि है चर राशि। इन राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात इनका मान बदलता रहता है। जैसे देखिए, इन राशियों का एक्स वाई जेड से हम इनको लिखते हैं, है ना, इंग्लिश के वर्ड से हम इनको लिखते हैं। लेकिन आप देखिए, हम इनका मान, एग्जैक्ट मान इनका नहीं बता सकते। यदि मैं आपको बोल दूं मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, तो बताइए आप कितने रुपए हैं मेरी जेब में? आप नहीं बता सकते। लेकिन आप एक बात बोल सकते हो, सर आपकी जेब में एक्स रुपए है। ये किसी राशि है, चर राशि है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता, जिनका मान बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। अचर राशियां, इन राशियों का मान निश्चित होता है। जो अचर राशियां होती हैं इनका मान निश्चित होता है। जैसे 2 है तो इसको हम 2.1 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, इनका मान क्या है? निश्चित है। तो वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है अचर राशियां कहलाती है, और वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है चर राशियां कहलाती है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। बीजीय व्यंजक, ऐसे व्यंजक जो चर, अचर अथवा संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। संक्रियाएं आपने पढ़ रखी है कि गणित की कितनी संक्रियाएं होती हैं। जो संक्रियाएं हैं गणित की, संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है: प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं हैं। यदि हम इनका प्रयोग चर और अचर राशियों के मध्य करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिख दिया 2x, तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक अचर राशि है और इनके बीच में मैंने गुणा का प्रयोग किया है, और यहाँ पे x एक अचर राशि है। तो ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। जैसे मैंने लिख दिया x की स्क्वायर, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि x गुणा x, यहाँ पे मैंने गुणा का प्रयोग किया है ना। दोनों चर राशियां हैं, चर राशियों के मध्य भी मैं गुणा का प्रयोग कर सकता हूँ, अचर राशियों के मध्य, चर और अचर दोनों के मध्य भी मैं गुणा का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 5, तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे मैंने गुणा का प्रयोग किया है और प्लस का प्रयोग किया है। तो आप ध्यान रखना, यदि हम चर, अचर अथवा संक्रियाओं के का प्रयोग करते हैं चर, अचर राशियों के मध्य, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, बीजीय व्यंजक के पदों तथा गुणनखंड का निर्माण। जब बीजीय व्यंजक में योग अथवा घटाव संक्रिया का प्रयोग होता है तब पद बनते हैं। जब हम चर और अचर राशियों के मध्य योग और घटाव संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? पद प्राप्त होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x की स्क्वायर -3। यहाँ पे देखिए, मैंने घटाव संक्रिया का प्रयोग किया है, तो इसके कितने पद बन गए? ये हो गया एक पद, ये हो गया दूसरा पद। तो कितने पद है? 2 पद। उसी प्रकार मैं लिख दूं 3y की स्क्वायर + y + 3। यहाँ पे देखिए, मैंने योग संक्रिया का प्रयोग किया है, तो 1 पद, 2 पद और 3 पद।
तो कितने पद बन गए? 3 पद बन गए। इसी प्रकार 4 पद भी बन सकते हैं, 5 पद भी बन सकते हैं। ध्यान रखना आप, जब हम योग और घटाव संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? पद प्राप्त होंगे। जबकि गुणा अथवा भाग संक्रिया से गुणनखंड बनते हैं, और यदि हम भाग या गुणा संक्रिया का प्रयोग करें तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पद कितने हैं? 1 2, 2 बार ये आए हैं तो पद कितने हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितने पद है? 3 पद। तो ये कैसा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद। यहाँ देखिए x की स्क्वायर है, इसके बीच में कितना क्या हुआ है? गुणा हुआ है। माइनस 5x के बीच में क्या हुआ है? गुणा हुआ है। 6 ये यहाँ पे हमारा एचर पद है, और एचर पद में किसका गुणा है? किसी कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो हमने इसका एक गुणनखंड बना दिया 1। तो हमें ये क्या प्राप्त हो गए? गुणनखंड प्राप्त हो गए। क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? जब हम x का गुणा x करेंगे तभी तो x की स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है? गुणा का प्रयोग किया है। तो ये दोनों x की स्क्वायर के क्या है? गुणनखंड है। उसी प्रकार -5 गुणा x, यहाँ पे हमने गुणा का प्रयोग किया है, तो -5 इस x का क्या है? गुणनखंड है। ये दोनों -5x के क्या है? गुणनखंड। उसी प्रकार 6 के गुणनखंड क्या है? 6 गुणा 1। तो जब हम गुणा या भाग संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं, और जब हम योग और घटाव संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो हमें पद प्राप्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे चलते हैं। जब किसी पद के गुणनखंड किए जाते हैं तब उसमें प्राप्त संख्यात्मक गुणनखंड शेष पद का गुणांक कहलाता है। यदि हम किसी पद के गुणनखंड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक 3x की स्क्वायर एक बहुपद ले रखा है प्लस 5xy प्लस 5। जब हम किसी पद के, यहाँ पे ये एक पद है, पहला पद है, और ये क्या है? इसका दूसरा पद है, और ये क्या है? इसका तीसरा पद है। यहाँ पे यदि हम इस पद के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा x। तो यहाँ पे आपको संख्यात्मक मान क्या दिख रहा है? 3। तो जो ये 3 है, ये इन दोनों x का क्या है? गुणांक है। ध्यान रखना, जब हम किसी भी पद के गुणनखंड करते हैं तो हमें जो संख्यात्मक मान मिलता है वो संख्यात्मक मान उस चर संख्या का क्या होता है? गुणांक होता है। देखिए जैसे 5xy है, 5 गुणा xy। यहाँ पे देखिए xy का गुणांक क्या आया है हमारे पास? 5। संख्यात्मक मान क्या है? 5। तो ये xy का क्या है? गुणांक। आगे देखिए बहुपद। एक या एक से अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4y की क्यूब। ये क्या है? एक बहुपद है। और कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद। इसमें आपको एक ही पद दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस 2y। ये भी क्या है? एक बहुपद है। इसमें कितने पद है? 2 पद है। और देखिए यहाँ पे जो इसकी घात है एक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी इसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ध्यान रखना, घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और आगे ये अनंत तक चलती है। इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। जब भी किसी बीजीय व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ में आई बात? बहुपद क्या होता है? देखिए बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पर, घात के आधार पर और चर के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं: एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक्स की स्क्वायर, जैसे मैंने लिख दिया 2y, जैसे 4t। ये क्या है? एक पदी बहुपद है, इसमें केवल एक ही पद है। उसी प्रकार द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे मैंने लिख दिया एक्स की स्क्वायर प्लस 2, है ना। और हम लिख सकते हैं y प्लस 2। तो इसमें कितने पद आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 पद दिखाई दे रहे हैं। और पद कब बनते हैं? जब हम
योग और घटाव संक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद कौन सा होता है? जिसमें तीन पद हो। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 4y³ प्लस 2y और प्लस 5। इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद और तीन पद। तो जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। फिर देखिए घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें जो हमारा चर है उसमें घात क्या हो? एक लगी। जैसे हम लिख देते हैं 2y प्लस 4। 2y प्लस 4 लिखने पर बताइए हमारा चर पद क्या है? y है, और y की घात कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो ये कैसा बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है। जैसे हम लिख देते हैं x प्लस 2। तो यहाँ पे x की जो हमारा चर पद क्या है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, जिसमें चर की घात एक होती, अधिकतम चर की घात अधिकतम एक होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 4y² प्लस 2y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? दो है। तो ये कैसा बहुपद है? एक द्विघात बहुपद है। पद चाहे कितने भी हो, पद से आपको कुछ लेना देना नहीं है। यदि हम घात के आधार पर देखेंगे तो पद से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। यदि अधिकतम घात दो है तो वो द्विघात बहुपद है। यदि अधिकतम घात एक है तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 5x³ प्लस x² प्लस 5। तो ये कैसा बहुपद है? एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि जो चर दिया है x, इसकी अधिकतम घात कितनी है? तीन है। समझ में आई बात? रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, और द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, और त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात तीन होती है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। चर, एक चर के बहुपद, द्विचर के बहुपद, त्रिचर के बहुपद जिसमें केवल एक ही चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक चर के बहुपद। जैसे देखिए चर क्या होता है? एक्स वाई जेड। हमने अभी माना था कि एक्स वाई जेड क्या होते हैं? चर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं लिखता हूं x प्लस 2, तो यहाँ इस बहुपद में आपको कितने चर दिखाई दे रहे हैं? एक ही चर दिखाई दे रहा है x। तो ये कैसा बहुपद है? एक चर के बहुपद है। यदि हम लिख दें y² प्लस 2y प्लस 1, यहाँ भी देखिए y बहुपद है, यहाँ भी देखिए y चर है, और यहाँ भी एक y चर है। तो यहाँ पे कितने चर दिखाई दे रहे हैं आपको? केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक चर के बहुपद, जिसमें केवल एक ही चर होता है। द्विचर के बहुपद जिसमें दो चर होते हैं। जैसे यहाँ पे y² है और प्लस मैं ले लूँ 2x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए ये x है और यहाँ पे क्या है? y। तो कितने पद आ गए? इसमें दो पद आ गए। तो ये कैसा बहुपद है? एक द्विचर बहुपद है। जिसमें दो चर होते हैं उसे हम द्विचर बहुपद कहते हैं। जिसमें एक चर होता है उसे हम एक चर बहुपद कहते हैं। और त्रिचर बहुपद कौन सा होता है? जिसमें तीन चर हो। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम 3y² प्लस 2x प्लस z प्लस 4। यहाँ पे देखिए कितने चर आपको दिखाई? x y z तीन चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा बहुपद है? त्रिचर बहुपद। समझ में आई बात? जिसमें एक चर होता है वो एक चर बहुपद, जिसमें दो चर होते हैं वो दो चर बहुपद, और जिसमें तीन चर होते हैं उसे हम कहते हैं त्रिचर बहुपद। आगे चलते हैं। जिस बहुपद में चर नहीं होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी बहुपद है जिसमें चर नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद। जैसे 7 है, एक अचर बहुपद है। जैसे -2 है, जैसे ये 3 लिख रखा है, जैसे 2/5। इस प्रकार आप और भी लिख सकते हो। 8 है, जैसे आप लिख सकते हो -5 लिख सकते हो, है ना। जैसे 3/7 लिख सकते हो। ये कैसे बहुपद है? अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें एक भी चर आपको दिखाई नहीं दे रहा।
तो ध्यान रखना, जिस बहुपद में चर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। यदि देखिए अचर बहुपद शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। वो एक अचर बहुपद भी होगा और शून्य बहुपद भी होगा, है ना, क्योंकि शून्य एक अचर संख्या है और इसे हम अचर बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। आगे देखिए, यदि एक चरीय बहुपद में चर x है तो इसे हम px से प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखना, जो बहुपद है उसे गणित की भाषा में क्या लिखा जाता है? px, बहुपद। ये जो px है ये क्या है? बहुपद ही है। गणित में इसे क्या बोला जाता है? px। बहुपद को गणित में क्या बोला जाता है? px बोला जाता है। समझ में आई बात? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 2। यहाँ पे भी देखिए y चर है तो हमने क्या लिख दिया? p ब्रैकेट y बराबर y की क्यूब प्लस y की स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो y है ना। तो देखिए, फिर देखिए यहाँ पे चर क्या है? t। इसमें देखिए चर आपको क्या दिखाई दे रहा है? t दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? तीनों बहुपद के ही रूप है। बहुपद को हम गणित की भाषा में इस प्रकार लिखते हैं, जो भी चर होता है उसे हम ब्रैकेट में लगाते हैं p की, तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और x चर वाले बहुपद को हम px से लिखेंगे, यदि हम y चर वाले बहुपद को लिखेंगे तो py से लिखेंगे, यदि हम t चर वाले बहुपद को लिखेंगे तो pt से लिखेंगे। तो गणित की भाषा में हम जो बहुपद है उसे px से लिखते हैं, जिसमें चर क्या है? x है। यदि चर y होगा तो हम क्या लिखेंगे? py। यदि चर t होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? pt। आगे चलते हैं। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। यहाँ पे हम एक बहुपद लेते हैं 2x प्लस 2। तो इसमें आपको कौन सा चर दिखाई दे रहा है? x चर दिखाई दे रहा है। और जो x है इसकी घात कितनी है? 1 है। कोई घात नहीं, मतलब इसकी घात कितनी है? 1 है। तो यही क्या है? इस पूरे बहुपद की घात है। तो चर की जितनी भी घात होगी, अधिकतम घात होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं 2x² प्लस 5। इसमें देखिए चर क्या है? x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद की घात कितनी है? 2। तो जो भी चर दिया है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। समझ में आई बात? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, यदि किसी बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण ले रखे हैं और यहाँ पे जो चर दिया है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये कैसे बहुपद है? रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद। द्विघात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जहाँ पे देखिए जो चर है उसकी अधिकतम घात यदि 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए जितने भी उदाहरण ले रखे हैं उसके यहाँ पे जो चर है, जो बहुपद में चर है उसमें जो घात है वो कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2। आपको न्यूनतम नहीं देखनी है, अधिकतम देखनी। यदि अधिकतम घात 2 है तो वो क्या है? द्विघात बहुपद। यदि अधिकतम घात 1 है तो वो क्या है? रैखिक बहुपद। उसी प्रकार यदि चर की अधिकतम घात किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात यदि 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए x चर दिया है, इसकी अधिकतम घात आपको कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये कैसा बहुपद है? ये एक त्रिघात बहुपद है। समझ में आई बात? आगे चलते। बहुपद के शून्यक। किसी बहुपद में चर के स्थान पर वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया। इस पर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यदि मैं ये मैंने एक यहाँ पे x² और -9 ये एक बहुपद ले रखा है और इसे हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखिए चर क्या है? x, तो हम क्या लिखेंगे? p ब्रैकेट x बराबर
एक्स की स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ हमें क्या दिया है, एक चर दिया है। इस चर के स्थान पर मैं कौन सी वास्तविक संख्या रखूं, कौन सी वास्तविक संख्या रखूं ताकि जो ये पी एक्स है इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ पे यदि मैं x के स्थान पर 3 रखता हूं, यदि मैं x के स्थान पर 3 रखता हूं तो यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3 की स्क्वायर माइनस 9। 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, 9 माइनस 9, तो इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो 3 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। उसी प्रकार यदि मैं -3 रखूंगा तो देखिए -3 रख कर देखता हूँ, पी एक्स बराबर -3 की स्क्वायर माइनस 9, -3 की स्क्वायर करेंगे तो -3 गुणा -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 तिया कितना हो गया 9, तो 9 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं -3 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो आपको क्या पता चला कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। समझ में आई बात। यदि हम चर के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं और उस पूरे बहुपद का मान यदि उस वास्तविक संख्या रखने पर 0 हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। समझ में आई बात, आगे चलते। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस माइनस ये 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार हमने एक और बहुपद ले रखा है और इसका जो शून्यक है वो क्या है 3। यदि मैं इस एक के स्थान पर 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, 3 है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। देखिए यदि यदि मैं कोई बहुपद लेता हूं, जैसे मैंने बहुपद ले लिया 4, अब बताइए इसमें आपको कोई चर संख्या दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। तो हम कौन सा मान रखें, शून्योत्तर का मतलब इसमें शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी बहुपद है इसमें अचर जो बहुपद है हमें उसमें शून्य नहीं लेना, है ना। तो उस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। देखिए 4 के स्थान पर मैं क्या रखूं, कुछ भी नहीं रख सकता क्योंकि ये कैसा पद है, एक अचर पद है। यदि यहाँ पे चर होता तो मैं कुछ रख भी देता, कोई वास्तविक संख्या रखता तो इसे शून्य कर देता। लेकिन जो अचर पद है उसका कोई भी शून्यक नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो 4 है उसको मैं शून्य नहीं लिख सकता क्योंकि ये कैसा पद है, एक अचर पद है और इसका मान क्या है, निश्चित मान है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी शून्योत्तर यानी कि शून्य रहित, जिसमें शून्य नहीं हो, शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। दूसरा देखिए, परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो देखिए जितने भी गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे मैं वास्तविक संख्या 1 2 3 4 ये कुछ वास्तविक संख्याएं ले रहा हूं, तो यदि मैं एक शून्यक बहुपद लेता हूं तो ये जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी इस शून्य बहुपद के क्या है, शून्यक है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वो शून्य बहुपद की क्या होती है, शून्यक होती है। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद शून्यक ज्ञात करना। हमें शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, रैखिक बहुपदों के शून्यक हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले आप थोड़ा समझो, जो रैखिक बहुपद होते हैं, हमें पता है रैखिक बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक केवल एक शून्यक होता है। ध्यान रखना, जो रैखिक बहुपद है उसका केवल एक शून्यक होता है। यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो उसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। यदि हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो उसके कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, 1 शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। और जो त्रिघात है बहुपद है उसके कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। अब देखिए रैखिक बहुपद शून्यक ज्ञात करना, और हमें यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और x बराबर -5/a। यहाँ ए बी एक वास्तविक संख्या है, थोड़ा समझो इसको। यदि मुझे कोई शून्यक ज्ञात करना है, जैसे हमने एक बहुपद ले रखा है ए एक्स प्लस
बी। तो ये एक हमारे पास क्या है, बहुपद है। यदि हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, 0 के। अब देखिए ये b प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो ए एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस बी। और ये देखिए जो a है वो क्या है, इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस बी बटा ए। तो हम कह सकते हैं जो माइनस बी बटा ए है वो क्या है, इस x बहुपद x चर के, इस x चर के क्या है, शून्यक है। बात समझ में आई। और ये दोनों जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे जैसे हम इनके स्थान पर कोई संख्याएं रख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 5x प्लस 3। अब मुझे क्या करना है, इसे 0 के बराबर रखना है क्योंकि मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो ये प्लस की संख्या है, इधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की। तो 5x बराबर कितना आ गया, 3, -3। क्योंकि यदि हम 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 ही आने वाला है। फिर देखिए 5 का गुणा x में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, -3 बटा 5। तो यहाँ पे जो -3 बटा 5 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। कैसे देखें, हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। देखते हैं इसको थोड़ा, यहाँ से थोड़ा इसको समझो। यहाँ पे यदि हम x के स्थान पर ये संख्या रखते हैं तो क्या ये बहुपद शून्य होता है, अभी देख लेते हैं। 5, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यानी गुणा का चिन्ह है। x के स्थान पर मुझे क्या रखना है, 3 बटा 5 और प्लस क्या है, 3। अब देखिए -3 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो 5 ये कितना हो गया, 15, -15 बटे में कितना है, 5 और प्लस कितना है, 3। यदि मैं 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये माइनस लगा है तो क्या आ गया, -3 और +3। तो +3 में से -3 चले गए, कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार हम रैखिक बहुपद के शून्य के ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात कि रैखिक बहुपद के शून्य हमें कैसे ज्ञात करने। आगे चलते हैं। देखिए शेषफल प्रमेय। मान लीजिए कि px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। जो यहाँ पे px बहुपद दे रखा है वो हमें मानना है कि एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। यदि यदि px में जो ये बहुपद दिया है इसमें को रैखिक बहुपद, इसमें यदि हम एक रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद हमें क्या दिया है, x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, pa प्राप्त होता है, जहां a एक वास्तविक संख्या है। तो सवाल हमें क्या कह रहा है, जो शेषफल प्रमेय है वो हमें क्या कह रही है कि हम एक बहुपद लेते हैं px और ये एक से अधिक घात वाला भी हो सकता है। यदि मैं इसमें भाग देता हूं एक रैखिक बहुपद gx का, यहाँ पे मैं एक रैखिक बहुपद ले रहा हूँ gx, और जो ये रैखिक बहुपद है वो इसमें हमें क्या दे रखा है, x माइनस ए। तो यदि मैं एक बहुपद में एक रैखिक बहुपद का भाग देता हूं तो हमें शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, pa प्राप्त होता है। कैसे देखिए, यदि मैं px में इस px में भाग दूंगा किसका, इस px में किसका भाग दूंगा मैं, इस रैखिक बहुपद का, और ये जो रैखिक बहुपद है वो हमें क्या दे रखा है, x माइनस ए। यदि मैं इस बहुपद में इस रैखिक बहुपद का भाग देता हूं तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो मुझे शेषफल a प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, a। तो देखिए जो भी हमारा बहुपद px है उसमें जिस रैखिक बहुपद का हम भाग देते हैं उसे हमें क्या करना है, आप इसको थोड़ी इस शेषफल निकालने की विधि को समझो। जिस भी रैखिक बहुपद का हम इसमें भाग दे रहे हैं उसे हमें क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। हमें एक रैखिक बहुपद दे रखा है, रैखिक बहुपद क्या है, x माइनस ए। यदि मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ तो यहाँ पे ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो x बराबर क्या आ गया, a। क्योंकि यदि मैं 0 में से प्लस a करूँगा तो कितना आने वाला है, a ही आने वाला है। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, a। अब हमें जो हमारा बहुपद है px, जो px बहुपद है, जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां हमें क्या रखना है, a रखना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस बहुपद का शेषफल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल।
इसे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक शेषफल प्रमेय ले रखी है ना। शेषफल प्रमेय को थोड़ा सा आप समझो, यहाँ से थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये मैंने एक बहुपद ले रखा है द्विघात बहुपद, और यहाँ पे मैंने एक जी बहुपद ले रखा है रैखिक बहुपद। अब मुझे क्या करना है, जो पी एक्स बहुपद है इसमें भाग देना है जी एक्स का। किसका भाग देना है, जी एक्स का। और मुझे शेष फल प्राप्त करना है बिना भाग दिए। बिना भाग दिए मुझे क्या करना है, शेष फल प्राप्त करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये रैखिक बहुपद दे रखा है उसे आपको किसके बराबर रखना है, शून्य के बराबर रखना है। तो मैं x माइनस एक बराबर क्या कर रहा हूँ, 0। अब ये माइनस का एक है, इधर जाएगा तो प्लस का एक, तो x बराबर क्या आ गया, 1। अब जहां 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 मुझे इस पी एक्स में x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो मुझे शेष फल प्राप्त हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और x का मान हमारे पास कितना है, 1। तो पी एक्स बराबर x के स्थान पर क्या रखना है, 1 की स्क्वायर माइनस 2, फिर क्या रखना है, 1 प्लस 2। अब क्या करेंगे, 1 की स्क्वायर करेंगे तो पी एक्स बराबर 1 की स्क्वायर 1 गुना 1 क्या होता है, 1। फिर देखिए माइनस 2 का यदि इसमें गुणा करूंगा तो माइनस 2, यहाँ पे कितना है, प्लस 2। तो प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कट जाएंगे क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा। यहाँ पे पी एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा क्या है, शेषफल है, और यही हमारी शेषफल प्रमेय थी। समझ में आई बात। देखिए गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय को समझने से पहले आप थोड़ा इसको समझो। यदि यदि मैं 9 में भाग देता हूं 2 का, 9 में 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 दूनी कितना होता है, 8। फिर मैं 9 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बच गया मेरे पास, 1। अब मुझे 9 प्राप्त करना है, तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा, 9 को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, 9 बराबर 4 दूनी कितना होता है, 8। 4 का गुणा करूंगा मैं 2 में, फिर इसमें प्लस करूंगा 1, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप इसको और देखिए थोड़ा। यदि मैं 8 में भाग देता हूं, यदि मैं 8 में भाग देता हूं 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो मुझे 8 प्राप्त करना है, तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा, 8 मैं प्राप्त कर सकता हूँ 4 गुणा 2, और इसमें शेषफल क्या जोड़ूंगा, 0। अब देखिए यहाँ पे मुझे 8 प्राप्त करने के लिए बताइए इस शेषफल की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेषफल क्या हो गया, 0। जब जब शेषफल 0 हो जाता है, जब शेषफल 0 हो जाता है, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं, यही दोनों संख्याएं क्या है, इसका गुणनखंड है। ये दोनों संख्याएं इसकी क्या है, गुणनखंड है। जैसे देखिए 4 ही इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है, क्योंकि यदि 4 का भी इसमें भाग जाता है, 2 का भी इसमें भाग जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ देखिए, बताइए ये 4 और 2 इस 9 के गुणनखंड है क्या, नहीं। ये 4 और 2 इसके गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। इसी प्रकार यदि यदि हम कोई एक बहुपद लेते हैं पी एक्स बहुपद लेते हैं और इसमें भाग देते हैं एक रैखिक बहुपद जी एक्स का। यदि हम पी एक्स बहुपद में रैखिक बहुपद जी एक्स का भाग देते हैं, भाग देकर देखते हैं, यानी कि हमने एक पी एक्स बहुपद लिया है और पी एक्स में मैं भाग दे रहा हूँ जी एक्स का। ये एक रैखिक बहुपद है। तो मान लो मुझे जो भागफल है वो प्राप्त होता है क्यू एक्स, यानी कि मुझे भागफल यदि क्यू एक्स मिल रहा है, ये मैंने यहाँ पे क्यू एक्स लिख दिया। यदि मैं पी एक्स बहुपद में जी एक्स का भाग देता हूं और मुझे भागफल मिलता है क्यू एक्स, और जो मेरा शेषफल है, वो मेरा जो शेषफल यहाँ पे शेषफल मेरा आ रहा है 0। शेषफल कितना आ रहा है, बराबर 0। ये क्या है, शेषफल, और शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो हम कह सकते हैं जो पी एक्स है उसे हमें ज्ञात करना है। यदि हमें पी एक्स को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जी एक्स का गुणा कर देंगे क्यू एक्स में। यही तो हमने यहाँ पे किया है। देखिए यदि यदि शेषफल 0 आता है तो जो भागफल और जिसका हम भाग दे रहे हैं, यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं
तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों इसके क्या है, गुणनखंड। और ये कब होता है, जब शेषफल 0 होता है। यदि शेषफल 0 नहीं होता तो इस कंडीशन में ये दोनों इसके गुणनखंड नहीं होते। यदि शेषफल 0 होता है तो ये दोनों इसके क्या होते हैं, गुणनखंड। इसी प्रकार मैंने एक बहुपद लिया px, इसमें मैंने भाग दिया एक रैखिक बहुपद gx का, तो मुझे जो भागफल है वो प्राप्त हुआ qx। तो हम कह सकते हैं जो gx और qx है, इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों जो इन दोनों के गुणा करने पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, px। तो हम कह सकते हैं जो gx और qx ये दोनों क्या है, इस px के गुणनखंड है। बात समझ में आई। तो ये हमारी गुणनखंड प्रमेय है। यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस a यही एक रैखिक बहुपद है और px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। तो ये रैखिक बहुपद इस px का एक गुणनखंड होगा, और ये कब होगा, जब इसका शेषफल क्या हो, 0 हो। जब इसका शेषफल 0 होगा तो ये जो रैखिक बहुपद है वो इस px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब देखिए pa 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। तो ध्यान रखना ये 0 कब होगा, जब x माइनस a इस px का एक गुणनखंड हो। ये एक रैखिक बहुपद है, ये यदि इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा तब हमारा जो शेषफल होगा वो क्या कितना होगा, 0। ठीक है, ये इसका उल्टा है, 2 नंबर जो है इसका उल्टा है। जैसे देखिए ये रैखिक बहुपद है, ये इस px का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 होगा। और शेषफल कब 0 होगा, जब ये रैखिक बहुपद इसका गुणनखंड होगा। समझ में आई बात। तो इसको मैंने संख्यात्मक रूप में भी आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है, और अभी आपको यहाँ भी बढ़िया समझ में आया होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। अभी कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं जो आपको याद करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, और जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर इसको चिपका लीजिए, और आप बार बार रोजाना उठ करके इसको देखा कीजिए। तो आपको बढ़िया तरीके से ये सर्वसम्मिकाएं याद होने वाली है। और ये जो ऊपर की 4 सर्वसम्मिकाएं हैं ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, तो इनको याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये आपको बढ़िया तरीके से याद हो चुकी होगी, है ना। तो जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, इंदु है, खुशबू है, और नौरंग है, साहिल है, करण है ना, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और दूसरे भी जो सब्सक्राइबर हैं, जो दूसरे बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको बढ़िया तरीके से इस चैनल से जोड़ो, और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे पूरी जो मैथ है वो आपको करवाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।